Yes, sir. Okay, so we were discussing about expression language yesterday, and we have already discussed that it is uh, one type of shorthand language through which we can write Java code in our JSP easily. Otherwise, what happens if we don't use expression language? Then there are mechanisms available, as we have discussed so far. JSP expressions, JSP scriptlets, JSP declarations. If you are a Java developer and having good knowledge of Java, then you can write scriptlets, expressions, declarations, etc. But suppose you are not, or you or someone else is not so good at Java, then he or she will use syntax like what we have discussed in previous chapter, like JSP use bin, JSP get property, JSP set property. लेकिन जब हम JSP गेट प्रॉपर्टी सेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, JSP यूज बिन के जरिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या उसे एक्सेस करते हैं, तो वो जो हमें लिखना पड़ता है स्टेटमेंट्स और कोड, वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा वो लंबा हो जाता है और कभी कभी उसमें एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमें जो चाहिए वो डेटा थोड़ा सा है, लेकिन जो लिखना पड़ता है उस छोटे से थोड़े से डेटा के लिए वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसके तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज डेवलप की गई है कि जो आपको एक शॉर्ट सिंटेक्स देती है जिसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स को, और एडिशनली उन ऑब्जेक्ट्स पे आप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसी एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज हमें दी गई है। देखो, लैंग्वेज है तो हमें उसे थोड़ा सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम नहीं जानते, मतलब कोई भी भाषा अगर हम नहीं जानते हैं और हम उसे यूज़ करना चाहते हैं तो हमें वो सीखनी पड़ती है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि जो आपको पूरी सीखनी पड़ेगी, लेकिन ये एक शॉर्ट हैंड सिंटैक्स है जावा की ही। तो वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है उस तरह से, है ना। तो हमने थोड़ी सी सिंटेक्स कल डिस्कस भी की, कल देखी भी सही। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So JSP expression language, this is a simple syntax. You can see here, it is a simple syntax to write any expressions using expression language. डॉलर साइन लिखना है, कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर आपका एक्सप्रेशन कि जो आपको अभी पता चल जाएगा कैसा होता है। जैसे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है कार, उसे आपको एक्सेस करना है तो सिंपली कार, मतलब बिन। अब जनरली बिन को एक्सेस करेंगे, बिन को डिस्प्ले नहीं करेंगे, डिस्प्ले तो उसकी प्रॉपर्टी करेंगे ना। बिन तो खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो वो तो हम ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं करते, उसका डेटा डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि बिन की प्रॉपर्टी स्पीड, कैपेबिलिटीज, यही हमने कल डिस्कस किया कि उसकी क्षमता है, मतलब वो कंसाइज है, मतलब छोटा है। इट एक्सप्रेस मच वर्ड्स इन मच थिंग्स इन फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम लिखने से ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता है। और प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं डॉट नोटेशन के ज़रिए, क्योंकि कोई भी डेवलपर होता है तो ये जो नोटेशन है डॉट वाला, वो उसको पता होता है, मतलब वो उसको इजीली समझ सकता है कि डॉट जब हम किसी भी चीज़ के साथ लिखते हैं तो वो जनरली उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, प्लेयर डॉट रन्स, प्लेयर डॉट टीम। तो ये प्लेयर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है टीम, ऐसा हम पढ़ के समझ सकते हैं। फिर कलेक्शंस को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि जो हम जेएसपी गेट प्रॉपर्टी के ज़रिए नहीं कर सकते। इजी एक्सेस टू रिक्वेस्ट कुकी एंड अदर डेटा, मतलब प्री डिफाइंड जो वेरिएबल्स है या जो डेटा अवेलेबल है जेएसपी में, उसको भी हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज के ज़रिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नो डाउट वो हम एक्सप्रेशंस में भी कर सकते हैं, स्क्रिप्टलेट में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जेएसपी पेज के ट्रांसलेशन से सर्वलेट बनती है,
तो उसमें जेएसपी सर्विस मेथड होती है ना, तो उसमें तो ये सभी लोकल वेरिएबल्स हैं, तो उन्हें तो हम जनरली एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज में भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन इन्वोकिंग द एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ये भी हमने कल डिस्कस किया कि ये सिंपल सिंटेक्स के ज़रिए हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज को इन्वोक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट बिन है तो उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, नेम तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एड्रेस एक्सेस करना है तो हम इस तरह से, मतलब ये सिंपल नोटेशन है, स्टूडेंट डॉट नेम मतलब ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी या बिन डॉट प्रॉपर्टी। एडिशनली हम ये तो डिस्प्ले कर रहे हैं अभी, बट ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि हम किसी एक्सटर्नल पेज को अपने करंट पेज में इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब उसका आउटपुट हम अगर इंक्लूड कर रहे हैं इंक्लूड एक्शन के ज़रिए, तो और वो पेज अगर डायनेमिकली सिलेक्ट करना है तो अगर किसी वेरिएबल से वो आता है तो हम ये ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सम पेज मेरा वेरिएबल है जिसमें उस पेज का रेफरेंस होगा, यूआरएल होगा, रिलेटिव यूआरएल, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। यही चीज़ हम जेएसपी एक्सप्रेशन के ज़रिए भी लिख सकते हैं ऐसे करके। अगेन ये इस तरह से लिखने से कॉन्केटिनेशन होगा दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का। या एडिशनली वी कैन ऑल्सो आउटपुट डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट, अगर कहीं पे आपको आउटपुट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरली हम अपने पेज में जब भी ऐसा लिखेंगे तो इसको एक्सप्रेशन लैंग्वेज माना जाएगा और वो अंदर लिखी चीज़ को इवेल्यूट करेगा, लेकिन एक्चुअली हमने अभी ऐसा लिखा है और वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज के हिसाब से नहीं लिखा है, ये हमें प्रिंट करना है, स्क्रीन पे आउटपुट करना है क्लाइंट को। तो अगर हम ऐसा ही लिख देंगे तो वो इवेल्यूट होगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक स्लेश रख देना होगा, स्लेश लिखने से ये एस्केप हो जाएगा और ये चीज़ प्रिंट होके आएगी क्लाइंट के सामने। उसी तरह से सिंगल डबल कोट्स को भी हम एस्केप कर सकते हैं, जो हम कोर जावा में भी करते हैं। एक्सक्यूज मी। तो हम यहाँ पे हाँ ये बात कर रहे थे इसे डिस्प्ले करने की, ठीक है। अब प्रिवेंटिंग ईएल एवोल्यूशन, मैंने कल बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि किस तरह से हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज को प्रिवेंट कर सकते हैं अपने पेज में। सपोज कि हमने एक्सप्रेशन लैंग्वेज जैसी सिंटेक्स लिखी है लेकिन हम उसे एवेल्यूट होने देना नहीं चाहते, क्योंकि ये जनरली कब होगा कि किसी पुराने वर्जन का जो पेज है उसको आप करंट वर्जन में, मतलब नए जेएसपी वर्जन में रन कराओगे, तो एक्चुअली क्या होगा, उस पुराने वर्जन में तो जेएसपी एक्सप्रेशन लैंग्वेज का कोई मतलब अस्तित्व था नहीं। तो अगर ऐसे पेज में डेवलपर ने डॉलर और कर्ली ब्रैकेट लिखा है तो वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज नहीं है, वो किसी और मकसद से लिखा है। तो हमें उस स्टेटमेंट को उसी मकसद से एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब डिस्प्ले करवाना है जनरली, फॉर एग्जांपल। तो हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेशन लैंग्वेज को वहाँ पे स्टॉप करवाना होगा।
तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज को स्टॉप करवाने के लिए आपके पास चार विकल्प है। या तो आप एक सिंगल स्टेटमेंट में उसको डिसकंटिन्यू मतलब कि स्टॉप कर सकते हो। आप उसको पूरे एक पेज में, आपके पूरे एक पेज में आप उसको डिसेबल कर सकते हो। आप उसको मल्टीपल पेजेस में डिसेबल कर सकते हो और आप उसको अपनी पूरी एप्लीकेशन में डिसेबल कर सकते हो। तो जनरली यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज को जब हम डिसेबल करने की बात करते हैं तो हमारे पास चार विकल्प होते हैं। या तो हम उसको अपनी पूरी एप्लीकेशन में डिसेबल कर दें, या अपनी एप्लीकेशन के मल्टीपल पेजेस में उसको डिसेबल कर दें, या अपने करंट पेज में डिसेबल कर दें, या फिर करंट स्टेटमेंट में उसको डिसेबल कर दें। अगर अपनी वेब डॉट एक्स पूरी एप्लीकेशन में डिसेबल करना चाहते हैं तो केवल हमें वेब डॉट एक्सएमएल में जाके वहाँ पे जो सर्वलेट स्पेसिफिकेशन है उसमें जो वर्जन है 2.4 या जो भी हो उसको हमें वहाँ पे पुराना वर्जन दे देना है 2.3 या उसके पहले का। उससे क्या होगा कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज इवेल्यूट नहीं होगी। ये अगर 2.4 या उससे लेटेस्ट है तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज इवेल्यूट होगी। फिर मल्टीपल पेजेस में अगर हम उसे डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल में हमें क्या करना होगा, वहाँ पे एक एलिमेंट लिखना होगा। कौन सा एलिमेंट लिखना होगा अपने को, अपनी वेब डॉट एक्सएमएल की बात हो रही है, वहाँ पे अपने को एक एलिमेंट लिखना है जेएसपी प्रॉपर्टी ग्रुप। जेएसपी प्रॉपर्टी ग्रुप लिखना है। फिर वहाँ पे हम यूआरएल पैटर्न, फिर वहाँ पे हम पैटर्न दे सकते हैं अपने उन जेएसपी पेज की जिनको हम जिसमें हम डिसेबल करना चाहते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज को। और फिर ईएल इग्नोर्ड की वैल्यू हमें ट्रू देनी है। अगर उसको फॉल्स देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इग्नोर नहीं होगी और इवेल्यूट होगी, लेकिन हमें तो उसे प्रिवेंट करना है तो इग्नोर करना है, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या देनी होगी, ट्रू। तो अब जितने भी जेएसपी पेज है कि जो ऐसे यूआरएल पैटर्न्स वाले हैं उन सब में ये डिसेबल हो जाएगा एक्सप्रेशन लैंग्वेज। Deactivating EL in individual JSP. To disable EL in an individual JSP, या अगर किसी सिंगल पेज में डिसेबल करना चाहते हैं तो हमारे पास पेज डायरेक्टिव है, उसकी उसका एक एट्रीब्यूट है इज EL इनेबल्ड। अगर उसको हम फॉल्स रख देंगे तो वो इनेबल नहीं रहेगा और डिसेबल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है। हाँ, इनेबल भी है और इग्नोर्ड भी है। इग्नोर्ड की वैल्यू हम ट्रू रख सकते हैं तो वो डिसेबल हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो वो इनेबल रहेगा। इंडिविजुअल एक्सप्रेशन में अगर डिसेबल करना है तो आगे मतलब कि जो डॉलर साइन है उसके लिए हम उसको एस्केप कर सकते हैं उसका कोड लिखकर। ये जो कोड है वो किसका कोड है, डॉलर का। तो इससे क्या होगा, वो डिस्प्ले होकर आएगा मतलब इस तरह से। और ये देखो इस तरह का स्टेटमेंट लिखा है आपने, डॉलर मतलब आगे स्लेश किया है, फिर $1 + 1 इज यहाँ पे $1 + 1। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, $1 + 1 इज 2। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्यूट होके क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन ये वाला एज इट इज डिस्प्ले होगा क्योंकि अगर आगे हमने हैश साइन किया है। ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ preventing use of standard scripting elements. We can also restrict the use of JSP standard scripting elements to be used in one or more JSP page. हम अपने JSP पेज में जो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं उनका यूज भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए हमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है स्क्रिप्टिंग इनवैलिड, विच इज अ सब एलिमेंट ऑफ JSP प्रॉपर्टी ग्रुप। अभी जो हमने प्रिवेंटिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज डिस्कस किया उसमें जो सबसे पहला था प्रिवेंटिंग EL इन एंटायर एप्लीकेशन, तो उसमें हमने JSP प्रॉपर्टी ग्रुप का उपयोग किया था, है ना। तो JSP प्रॉपर्टी ग्रुप, JSP प्रॉपर्टी ग्रुप जो एलिमेंट है वेब डॉट एक्सएमएल का जिसमें हमने EL इग्नोर्ड ऐसा देखा था या फिर EL डिसेबल्ड, उसी तरह से दूसरा एक सब एलिमेंट है उसका स्क्रिप्टिंग इनवैलिड। अगर इसको हम ट्रू कर देंगे तो वो जितने भी मैचिंग पैटर्न वाले JSP पेज है उसमें स्क्रिप्टिंग को इवेल्यूट नहीं किया जाएगा, स्क्रिप्ट को रन नहीं किया जाएगा।
देखो यहाँ पे उसका जो सिंटेक्स है वो बताया आपको। सी है जेएसपी प्रॉपर्टी ग्रुप, फिर यूआरएल पैटर्न दिया है। ये पैटर्न ऐसा कहता है कि सभी जेएसपी पेज में स्क्रिप्टिंग इनवैलिड को ट्रू कर दिया, मतलब स्क्रिप्टिंग उसमें सब में इनवैलिड हो जाएगी। Now let's move to the एक्सप्रेशन लैंग्वेज। कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसके उपयोग से हम डेटा को या तो ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम उसकी सिंटेक्स देखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज की, और वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से सिंटेक्स उसमें अवेलेबल है जो हमें यूज़ करना है या यूज़ कर सकते हैं। Expression language has a quick and easy way to access scoped variables. Scoped variables का मतलब क्या? वो बिन ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कहीं पे स्टोर किया है शेयर करने के मकसद से। मतलब कि जब हम एमवीसी इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है कि सर्वलेट से हम बिन को क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा रखते हैं, फिर उसको किसी भी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ से जेएसपी पेज उसे एक्सेस कर सके। तो ऐसे बिन को जिसको हमने स्टोर किया है उसको क्या कहेंगे? स्कॉप्ड कहेंगे। Using MVC, the controller, that is servlet, stores data in one of the standard locations, that is either request, session, or application. Objects in these locations are known as scoped variables। क्या लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या समझाने का प्रयत्न किया है कि सर्वलेट जो होती है एमवीसी में, जो सर्वलेट मतलब कि कंट्रोलर है, वो क्या करेगी, बिन को क्रिएट करेगी और उसे तीन में से किसी एक जगह पे जो स्टैंडर्ड लोकेशंस है वहाँ पे उसको रखेगा बिन को। वो तीन कौन से है लोकेशंस? सेशन, एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट। तो ऐसा बिन, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हमने ऐसी इन तीनों में से कहीं जगह पे रखा है, स्टैंडर्ड लोकेशंस जिसको कहते हैं, उसे स्कॉप्ड वेरिएबल कहते हैं। मतलब उसको हमने स्कॉप्ड किया, आगे जाके हम उसको रीड करेंगे कहीं पे इस मकसद से। तो ये हमने देख लिया है ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में, कैसे स्कॉप्ड हुए वेरिएबल को हम जेएसपी के पेज में इजीली जेएसपी यूज बिन, जेएसपी गेट प्रॉपर्टी, जेएसपी सेट प्रॉपर्टी के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज में वो कार्य काफ़ी सरल किया गया है, काफ़ी इजी सिंपल सिंटेक्स दी गई है हमें। सिंपली यहाँ पे देखो आप, टू एक्सेस अ स्कॉप्ड वेरिएबल फ्रॉम जेएसपी द एक्सप्रेशन लैंग्वेज हैज द फॉलोइंग सिंटेक्स, वेरी सिंपल सिंटेक्स। आप लिखते हो ना जेएसपी यूज बिन नेम इक्वल टू समथिंग, क्लास इक्वल टू समथिंग, उसकी जगह पे केवल डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स में उस स्कॉप्ड ऑब्जेक्ट का नाम, नाम कहाँ से आएगा? नाम जो आपने सर्वलेट में रखा है वो नाम। राइटिंग द अबव एक्सप्रेशन सर्चेस फॉर एन इंस्टेंस whose name is, जो भी लिखा आपने यहाँ पे, इन द अवेलेबल लोकेशंस। कहाँ पे ढूंढेगा इसको? अवेलेबल लोकेशंस में ढूंढेगा, रिक्वेस्ट, सेशन और एप्लीकेशन। द अवेलेबल लोकेशंस आर सर्च इन ऑर्डर। देखो जब हम यहाँ पे ऐसा लिख अपने एक्सप्रेशन सिंटेक्स के जरिए कि भाई ये मुझे ये नाम का स्कॉप्ड वेरिएबल चाहिए, तो हमने ऐसा तो नहीं लिखा वहाँ पे कि कहाँ से चाहिए, क्योंकि यू जेएसपी यूज बिन जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें स्कोप एट्रीब्यूट लिखते हैं हम, और नहीं लिखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे ढूंढता है उसको? करंट पेज में ढूंढता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा जेएसपी एक्सप्रेशन लैंग्वेज में, अगर आप स्कोप नहीं लिखते हो, मतलब वो कैसे लिखते हो वो देखेंगे, बट हमने अभी स्कोप नहीं लिखा है, तो सबसे पहले हमने जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है उसको करंट पेज में ढूंढा जाएगा, नहीं मिलेगा तो उसे करंट रिक्वेस्ट में ढूंढा जाएगा, नहीं मिलेगा तो करंट सेशन में उसको ढूंढा जाएगा, और फिर भी नहीं मिलता तो करंट एप्लीकेशन में, और फिर भी नहीं मिलता तो नल रिटर्न नहीं होगा बट एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगी। If the attribute is found, its toString method is called and the result is displayed or returned. If it is not found, an empty string is returned. No exception is found. अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मिलता ही नहीं है, ऐसा कोई बिन इन चारों में से कहीं पे नहीं मिलता,
तो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी, सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होगी। The following two lines generate same result। हाँ, देखो ये हमने एक्सप्रेशन लैंग्वेज के ज़रिए ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, मतलब डिस्प्ले किया बिन को, और ये जेएसपी एक्सप्रेशन के ज़रिए किया। पेज कंटेक्स्ट डॉट फाइंड एट्रीब्यूट नेम, फाइंड एट्रीब्यूट या गेट एट्रीब्यूट, जनरली फाइंड एट्रीब्यूट, तब जाके वो नेम नाम का ऑब्जेक्ट अपने को मिलेगा। और यही चीज़ हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज में इजीली इस तरह से लिख सकते हैं। The latter approach is verbose and requires explicit Java syntax। अब जो ये दूसरा ऑप्शन है ना, वो थोड़ा वर्बस लगता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शब्द है उसमें। और एडिशनली ये जो यहाँ पे लिखा हमने वो जावा का कोड है, जावा की सिंटेक्स। सो स्टिल जावा सिंटेक्स कैन बी एलिमिनेटेड। हाँ, अगर हम चाहे तो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जावा के सिंटेक्स को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो जेएसपी यूज बिन आईडी इक्वल टू नेम टाइप इक्वल टू सम क्लास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आईडी क्या दिया, नम। ये हमने जेएसपी यूज बिन सिंटेक्स का यूज़ किया और यहाँ पे हमने फिर जेएसपी एक्सप्रेशन के ज़रिए उसको डिस्प्ले किया। तो ये यहाँ पे हमें 2 लाइन्स लिखनी पड़ी, 2 लाइन्स हमें लिखनी पड़ी, और यही चीज़ हम केवल ऐसा लिखकर कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम इसको, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज कहेंगे। हमने शुरू में पढ़ा ना, शुरू में मैंने आपको बताया कल, एक्सप्रेशन लैंग्वेज इज अ शॉर्ट हैंड लैंग्वेज टू राइट जावा कोड और स्पेशली टू एक्सेस bins or scoped variables and to perform operations on them। एक्सप्रेशन लैंग्वेज काफ़ी एक शॉर्ट लैंग्वेज है, शॉर्ट सिंटेक्स है कि जिसके ज़रिए हम इजीली अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे 2 लाइन्स लिखी है, वही काम यहाँ पे ये सिंगल लाइन करती है, डॉलर नेम। Now, using the use bin, we should know the fully qualified name of the class and the scope used by the servlet। अब देखो पिछले पेज में जो अभी मैंने बताया आपको, 2 सिंटेक्स, ये वाले 2 लाइन्स, सॉरी, ये अगर आप ऐसा यूज़ करते हो, ये कंपेयर किया है केवल यहाँ पे इस लाइन को और इन दोनों लाइन्स को कंपेयर किया है कि भाई अगर आप ये जेएसपी यूज बिन यूज़ करते हो तो आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि ये जो वेरिएबल आप ढूंढ रहे हो, स्कॉप्ड वेरिएबल, वो कौन से टाइप का है, उसके क्लास का नाम आपको पता होना चाहिए, और कौन से स्कॉप में है, मतलब कहाँ पे उसको स्टोर किया है वो भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल आपने स्कॉप नहीं लिखा है, स्कोप नहीं लिखा है यहाँ पे इस लाइन में, क्योंकि उसको करंट पेज में ढूंढना है। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट में होता तो हमें यहाँ पे स्कोप लिखना पड़ता। तो कहने का मतलब जब आप जेएसपी यूज बिन यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट कौन से लोकेशन में स्टोर है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज करते हो तो वो अपने आप चारों लोकेशन में ढूंढेगा, पहले पेज में, फिर रिक्वेस्ट में, फिर सेशन में, फिर एप्लीकेशन में। और अगर कहीं पे नहीं मिलता तो वो ऐसा कहेगा कि नहीं मिल रहा, और एरर तो थ्रो नहीं करेगा लेकिन एम्प्टी स्क्रीन देगा। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन किया और आपको ये बताया कि किस तरह से एक्सप्रेशन लैंग्वेज ज़्यादा सुटेबल, सिंपल और एडवांटेजियस है। इट माइट कंफ्यूज व्हेन द ऑथर्स ऑफ द सर्वलेट एंड जेएसपी आर डिफरेंट। और ये कब होगा, मतलब कि जो अभी कंपैरिजन किया पिछले पेज पे कि भाई आप जेएसपी यूज बिन का यूज करते हो तो आपको स्कोप मेंशन करना पड़ेगा, क्लास का नाम पता होना चाहिए। आप सोचोगे कि भाई मुझे तो पता होगा ही ना मेरे क्लास का नाम क्या है। ऐसा नहीं है, आप टीम में वर्क कर रहे हो, सर्वलेट कोई और लिख रहा है, जेएसपी आप लिख रहे हो, मतलब दोनों के डेवलपर्स अलग अलग है। तो जो बिन बनता है, बिन का नाम है, बना है, उसका टाइप है, वो किसी और ने बनाया, किसी और ने उसे उसमें डेटा एंटर किए, स्टोर किए, और आप मतलब कि जेएसपी का डेवलपर, उसे कैसे पता होगा कि वो कौन से टाइप का है, कहाँ पे रखा है। तो वो थोड़ा वहाँ पे नॉलेज होना आवश्यक हो जाता है। तो अगर एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज़ करता है जेएसपी डेवलपर तो उसके लिए भी सरलता रहेगी, केवल उसको बिन का नाम पता होना चाहिए, कहाँ पे रखा है, कौन से क्लास का है, नो मैटर। We should also take care in using variable names।
It should follow naming convention of Java and should not conflict with predefined variables name. हाँ, वेरिएबल के नाम रखते वक्त हमें थोड़े रूल्स फॉलो करने होंगे, मतलब कि जो नेमिंग कन्वेंशंस है जावा की वो हमें फॉलो करनी होगी, और जो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है जेएसपी के वो हमें वो हम नहीं यूज़ कर सकते. अगेन यूजिंग द जेएसपी यूज बीन वी शुड नो द फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द क्लास इन दिस स्कोप. ये तो हमने अभी देखो यहाँ पे ये एक एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. Is it visible to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. यस, एक सर्वलेट बनाई है हमने जिसमें डू गेट मेथड को ओवरराइड किया. अब देखो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, मतलब हम रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है अपना उसमें कुछ स्टोर कर रहे हैं. जो स्टोर किया हमने उसको नाम क्या दिया, एट्रीब1, और उसकी वैल्यू क्या दी, सेकंड वैल्यू. एक स्ट्रिंग दी, वैल्यू उसकी क्या दी, एक स्ट्रिंग. कौन सी स्ट्रिंग, सेकंड वैल्यू ऐसा. और उसका की क्या दी, एट्रीब1. अब हमने सेशन को रिट्रीव किया, सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन. फिर सेशन में हमने कुछ डेटा सेट किया, मतलब स्टोर किया. उसका नाम क्या रखा हमने, मतलब की एट्रीब2, और वैल्यू उसकी जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, मतलब करंट डेट, करंट डेट टाइम उसमें स्टोर किया एट्रीब2 में, और उसको कहाँ पे रखा, सेशन में. अब हमने सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट प्राप्त किया गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट के जरिए, और उस ऑब्जेक्ट में मतलब सर्वलेट कंटेक्स्ट में भी हमने कुछ डेटा स्टोर किया जिसका नाम की क्या रखी, एट्रीब3, और उसकी वैल्यू 0 से 10 के बीच में कोई रैंडम वैल्यू. और फिर रिक्वेस्ट में एक और एट्रीब्यूट ऐड करवाया एट्रीब4 नाम का, और उसकी वैल्यू क्या रखी, रिक्वेस्ट. फिर सेशन में अगेन एक एट्रीब्यूट ऐड करवाया, उसका नाम एट्रीब4, वैल्यू क्या, सेशन. कंटेक्स्ट में भी ऐड करवाया एट्रीब4 और उसका वैल्यू क्या, एप्लीकेशन. तो यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स लिखी है, ये तीनों लाइन में हमने क्या किया, रिक्वेस्ट, सेशन और एप्लीकेशन, इन तीनों में हमने एट्रीब4 नाम का एक एट्रीब्यूट स्टोर करवाया. तीनों में वैल्यूज अलग अलग लेकिन नाम सेम है. हो सकता है तीनों में सेम नाम के डेटा हो सकते हैं. फिर हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. कौन से पेज के लिए, एक जेएसपी पेज जिसका नाम रखा है स्कॉप्ड डॉट जेएसपी. फिर रिक्वेस्ट सर्वलेट से उसको जेएसपी पेज को फॉरवर्ड कर दिया. तो अब क्या होगा, अब जेएसपी पेज रन होगा अपना, और ये अपना स्कॉप्ड डॉट जेएसपी पेज. देखो यहाँ पे ये अपना जो स्कॉप्ड डॉट जेएसपी पेज है उसमें हमने क्या किया है, सिंपली यू कैन सी दैट यहाँ पे हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है, एक्सेसिंग स्कॉप टाइटल दिया है. लिस्ट में हमने देखो यहाँ पे एट्रीब1 ऐसा डिस्प्ले किया बोल्ड में. फिर बाजू में एक्सप्रेशन लैंग्वेज लिखी, एक्सप्रेशन लैंग्वेज की सिंटेक्स का यूज़ करके एट्रीब1. तो ये एट्रीब1 जब हमने लिखा यहाँ पे, तो एट्रीब1 को पहले कहाँ पे ढूंढा जाएगा, करंट पेज में. करंट पेज में वो मिलेगा, पेज कंटेक्स्ट में नहीं मिलेगा. फिर उसको कहाँ पे ढूंढा जाएगा, रिक्वेस्ट में. तो रिक्वेस्ट में वो मिल जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आउटपुट में सेकंड वैल्यू. आउटपुट में क्या आएगा, सेकंड वैल्यू. फिर एट्रीब्यूट2, और वहाँ पे हमने डिस्प्ले किया एट्रीब्यूट2. तो एट्रीब्यूट2 को पहले ढूंढा जाएगा करंट पेज में, वो नहीं मिलेगा तो उसको ढूंढा जाएगा करंट रिक्वेस्ट में, तो रिक्वेस्ट में भी नहीं मिलेगा. फिर उसको ढूंढा जाएगा सेशन में, तो सेशन में वो मिल जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या है, करंट डेट एंड टाइम. तो यहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा, सेकंड लाइन में करंट डेट एंड टाइम.
फिर थर्ड लाइन में एट्रीब्यूट 3, और वहाँ पे हमने डिस्प्ले किया एक्सप्रेशन लैंग्वेज से एट्रीब्यूट 3। तो एट्रीब्यूट 3 को पहले पेज में ढूंढा जाएगा, फिर रिक्वेस्ट में नहीं मिलेगा, सेशन में ढूंढा जाएगा, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, फिर एप्लीकेशन में मतलब सर्वलेट कंटेक्स्ट में वहाँ पे मिलेगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से 10 के बीच में एक रैंडम वैल्यू। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या प्रिंट करेगा, एक रैंडम वैल्यू। फिर एट्रीब्यूट 4 हमने डिस्प्ले किया इस तरह से। तो अब क्या होगा, पहले एट्रीब्यूट 4 को ढूंढा जाएगा करंट पेज में, तो करंट पेज में वो कहीं पे नहीं मिलेगा, तो उसको ढूंढा जाएगा रिक्वेस्ट में। तो रिक्वेस्ट में एट्रीब्यूट 4 है, सेशन में भी है और एप्लीकेशन में भी है, लेकिन उसको क्रमबद्ध सिक्वेंशियली ढूंढा जाता है। पहले पेज में नहीं मिलता वो, तो उसको रिक्वेस्ट में ढूंढा जाएगा। रिक्वेस्ट में मिल गया तो वो रिक्वेस्ट से एक्सेस हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या है, एक स्ट्रिंग जिसमें क्या लिखा है, रिक्वेस्ट। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो हमें आउटपुट क्या देगा, रिक्वेस्ट। ये सिंपली देखो कितना शॉर्ट लिख के हमने डेटा को एक्सेस किया है। जस्ट दैट इट एक्सप्रेस मच इन फ्यू वर्ड्स। जो डेटा मेन मकसद जो है हमारा कि सर्वलेट से हम डेटा को कहीं पे स्टैंडर्ड लोकेशन में स्टोर करते हैं, उनको इजीली एक्सेस किया जाए डिस्प्ले करने के पर्पज से या सिंपल कैलकुलेशंस करने के पर्पज से। तो इसके ज़रिए हम कर सकते हैं, इस हेतु से ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज बनाई है। देखो, पहले ये रिक्वेस्ट से डेटा आया सेकंड वैल्यू, फिर ये सेशन से आया करंट डेट एंड टाइम, फिर ये एप्लीकेशन से आया रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 एंड 10, और ये एट्रीब्यूट 4 की जो चारों तीनों में रखा है, लेकिन आया कौन सा, रिक्वेस्ट वाला। क्योंकि रिक्वेस्ट में भी है, सेशन में भी है, एप्लीकेशन में भी है, पहले वो ढूंढता है रिक्वेस्ट में और मिल जाता है तो उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाती है, इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया। आया समझ में फ्रेंड्स, ये सिंपल एग्जांपल। Yes, sir. Yes, हैज sir. एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Now accessing bin properties. We just discussed in the previous topic that we can access an attribute. अभी हमने ये एट्रीब्यूट एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो सिंटेक्स अभी हमने देखी, वेरी सिमिलर। जस्ट हम मतलब यहाँ पे डॉलर साइन लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट में नेम। सिमिलरली अ बिन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड एज बिन नेम, मतलब बिन कहो कि ऑब्जेक्ट कहो, स्कोप्ड वेरिएबल कहो या बिन कहो, उसको इजीली हम इस सिंटेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमें तो ज़रूरत होती है बिन की प्रॉपर्टी की। जनरली बिन तो एक ऑब्जेक्ट है, वो तो रेफरेंस को डिस्प्ले करने का कोई मतलब नहीं है। राइटिंग दिस, इट विल फाइंड एन ऑब्जेक्ट नेम्ड bin name, convert it to string and returns it. But we know it returns the actual bin object, whereas we are always interested in accessing its properties, objects properties or variables. The JSP expression language provides a simple but powerful dot notation, object name dot property. For accessing bin properties, it can be used in expression language as bin name dot property name. इजीली हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या बिन की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं डॉट नोटेशन से, मतलब डॉट लिखने से, बिन डॉट प्रॉपर्टी। जैसे कि पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट एज, it can be used to access name and age properties of person object। जैसे कि पर्सन कोई बिन है तो आप लिख सकते हो पर्सन डॉट नेम अगर नेम प्रॉपर्टी है तो, पर्सन डॉट एज अगर एज प्रॉपर्टी है तो। इवन सब प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी एक्सेस, मैंने कल बताया था कि सब प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि पर्सन डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड। एड्रेस कोई क्लास है, एड्रेस कोई क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर भी कोई डेटा होगा, जैसे कि पिन कोड। तो यहाँ पे पर्सन का सब ऑब्जेक्ट एड्रेस और उसकी प्रॉपर्टी पिन कोड, उसे हमने एक्सेस किया। कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द एड्रेस प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन which itself is an object having a property name pin code।
तो काफ़ी पावरफुल नोटेशन है ये। कितनी मेहनत करके जावा के डेवलपर्स ने एक्सप्रेशन लैंग्वेज का निर्माण किया होगा। कंपेयरिंग जेएसपी एक्सप्रेशन लैंग्वेज विथ स्क्रिप्टलेट, एक्सप्रेशन लैंग्वेज इज मोर पावरफुल एज द सिस्टम परफॉर्म एडिशनल टास्क। हम तो केवल एक्सप्रेशन लैंग्वेज लिख कर रख देते हैं, इंटरनली बहुत सारा काम सिस्टम करती है, तो वो ज़्यादा पावरफुल है। अदरवाइज टू अचीव द सेम यूजिंग स्क्रिप्टलेट्स, अगर जो चीज़ हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज के जरिए करते हैं वही चीज़ अगर स्क्रिप्टलेट से करने बैठे तो देखो, ये स्क्रिप्टलेट लिखा है यहाँ पे, नेम बिन क्लास का नाम, फिर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू पेज कंटेक्स्ट डॉट फाइंड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम, उसे कन्वर्ट करना होगा, टाइपकास्ट करना होगा, नेम बिन मतलब आपके डेस्टिनेशन क्लास में, और फिर आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो उसका फर्स्ट नेम। बट एक्सप्रेशन लैंग्वेज से जस्ट ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट करके उसकी प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये इतना लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्टलेट का यूज़ करते हैं। तो आप ही देख सकते हो कि कितना पावरफुल है एक्सप्रेशन लैंग्वेज। Additionally, the JSP expression language returns an empty string if the attribute is not found। तो मैंने बताया आपको कि कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी स्क्रिप्टलेट में। एक्सप्रेशंस में तो ये होता है ना कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लिख रहे हैं वो होना चाहिए, अदरवाइज नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो होती है। यहाँ पे कोई ऐसी एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी, केवल एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। On the other hand, the Java code need to handle the null pointer exception. Compared to JSP useBin and JSP get property, EL provides access to nested properties like mca.semford। अगर यही चीज अगर हम JSP useBin से करने जाएंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। There is no such mechanism available with JSP useBin to access this sub object property। तो ये सब अलग अलग बातें करके आपको ये बताया कि कैसे एक्सप्रेशन लैंग्वेज ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा यूज़फुल है, ईजी है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। मुझे